हाँ, काफ़ी देर से अलग-अलग विषयों पे बात चल रही है, झारखंड से उत्तर प्रदेश और वायनाड से महाराष्ट्र। तो अब जब ये चित्र सामने दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर कर आई है युति की सरकार में, तो निश्चित रूप से वापस देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने की संभावना लग रही है। क्योंकि आपको याद होगा, पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को इसलिए हटाया गया था, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी कि एक बार उनके मुंह से निकल गया था कि वहाँ पर नरेंद्र और यहाँ पर देवेंद्र। अच्छा, खांडेकर साहब, एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूँ, ये जानकारी भी जरूरी है। शिवसेना यूबीटी से आदित्य ठाकरे फिलहाल मिलिंद देवरा से पीछे चल रहे हैं। अब इसको किस तरह से देखें? यानी उद्धव गुट को तो बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है, और अब सबसे बड़ी बात है कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे वो। इसका यूबीटी का जो जिस तरीके से पतन हो रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है इस पूरे इलेक्शन में। तो मैं कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को 2019 के बाद 5 साल की अच्छी सरकार देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया था, और उनके एक स्टेटमेंट नरेंद्र के बाद देवेंद्र के कारण उनको काफ़ी सहन करना पड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का जो क्रेडिट है वो देवेंद्र फडणवीस को मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र उनको वापस एक बार देखना चाहता है। लेकिन मनोज सर, आप शुरू में बात कर रहे थे मराठा समुदाय की, महाराष्ट्र में कितना रिप्रेजेंटेशन है मराठाओं का। महाराष्ट्र में 18 सीएम हुए हैं, जिसमें से 10 मराठा हैं। देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर ताजपोशी आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक अलग रास्ते को तय करेगी एक बार फिर, हरियाणा के मॉडल के बाद? हाँ, देखिए, ऐसा है कि अगर हम अभी महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है, मुझे लगता है कि वो ऐसा ही रहेगा। वो हम देखें तो बीजेपी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं रही। 2014 की बात करें, जब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस समय की शिवसेना और बीजेपी आमने सामने थी, उस समय भी बीजेपी को 122 सीटें मिली थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस वहाँ के सीएम बने थे। और अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी उनके मेरे ख्याल से शायद 105 वो थे सीटें थी बीजेपी की, और अभी 133 पर बीजेपी आ गया। बीजेपी का स्ट्राइक रेट आज की डेट में 91-92% है। मतलब 145 सीट में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, 133 में वो आगे हैं। तो इतना अच्छा 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट होना, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, बीजेपी की अच्छी है। और बीजेपी ने जो भी काम किए, जो भी उनकी पॉलिसी रही या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी रही, उसे वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये रिजल्ट तो यही चीज़ दिखाते हैं। और जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे का हाल है, मेरे को लगता है कि उसके पीछे एक रीज़न और है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस समय बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई थी, तो उस समय जो मराठी मानुस की तो वो बात करते ही थे, लेकिन ये एक हिंदूवादी पार्टी थी। लेकिन आज की डेट में जब इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन के टाइम पे जो मुस्लिम संगठन थे और जो मस्जिद थे, वहाँ से फतवे जारी हुए, वहाँ से जो लेटर्स इशू हुए, उसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना को वोट दें। तो उद्धव ठाकरे को ये भी मिलना, जो उनका कोर जो वोट बैंक था, वो मेरे को लगता है कि वो उनसे हट गया। तो वो एक और जो मुस्लिम्स का जो उन्हें सपोर्ट मिला, मुस्लिम्स का सपोर्ट उस नंबर में नहीं था कि उनको वो जीत के करीब लेकर आ पाता। जी, कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ शुभ्रांश राय हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शुभ्रांश, पहले आपसे समझना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो वोट प्रतिशत है, वो ये बता रहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत 5% कम हुआ है। एनसीपी शरद पवार का वोट प्रतिशत नहीं घटा है, कांग्रेस पार्टी का वोट घटा है 5%। कहां कमी रह गई शुभ्रांश? देखिए अनुराग, कुछ नंबरों की चर्चा वक्त के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग देख कर आए हैं, या जो चुनाव के दिन जो चीज़ें विजुअल्स थी, जिस तरह से तंत्र चलाया जा रहा था, उसके बाद ये नंबर अगर आ रहा है तो ये स्वाभाविक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो। चुनाव के दिन जिस तरह से रुपए पैसे की वहां प्राप्ति हो रही थी और मूक दर्शक चुनाव आयुक्त बना बैठा था, तो ये नंबर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कल के दिन फिर वही बात, जो जीता वही सिकंदर, ईवीएम पे क्या चर्चा की जाए, लेकिन नहीं करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी होती तो गवर्नमेंट बन रही है, सिजेरियन हो रहा है, तो ऑफकोर्स नंबर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। और रही बात, अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर इसी तरह से चुनाव होना है, जिसमें रुपए पैसे बढ़ते हो,
ईवीएम वाली मशीनें धरी पकड़ी जाती हों, चुनाव आयुक्त जो है चुप बना बैठा, तो उससे अच्छा ये है कि देश का पैसा क्यों बर्बाद करना। कुछ वक्त के लिए अगर आपको राजा बन के रहना है तो बने रहिए, कम से कम देश का पैसा तो चुनाव के नाम पे बर्बाद नहीं होगा। झारखंड में आप जीत रहे हैं सीधी सी एक बात है, क्योंकि सुभ्रांश जीत रहे हैं आप झारखंड में। बात नहीं समझे। देखिए आप एक बात को समझिए, अनुराग मैं किसी मुगालते में खुश नहीं रहना चाहता। मेरा ये मानना है कि 10 कदम मैं बढ़ जाऊं और उसके बाद मैं किसी के साथ चर्चा करके 2 कदम पीछे हो जाऊं और सामने वाला कहे पहलवान की देखो मैंने 2 कदम पीछे कर दिया। अनुराग मैं मुगालते में नहीं रहता हूं, आप मुझे ठीक से जानते हैं। सीधी सी एक बात आप समझिए, अगर जितने घटनाक्रम घटे, जिस तरह से चुनाव आयुक्त चुप था, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। बात जीत हार की नहीं है, जीत हार तो एक नंबर है दोस्त, शाम को बीत जाएगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, किसी की सरकार होगी, कोई विपक्ष में जाएगा। सवाल है कि क्या लोकतंत्र रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा पिस्टल के साथ लोगों ने जो सेल्फी खिंचवाई। सुभ्रांश उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, पुलिस वालों को निलंबित किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पुलिस वालों को तत्काल सस्पेंड किया, क्या आपने ये नहीं देखा? आप चुनाव आयोग पर जब सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में रखनी चाहिए बात। मीडिया ने दिखाया, चुनाव आयोग के संज्ञान में आया, एक्शन लिया गया। आपका फोन कट गया है, दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे। कौशलकांत मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं। रोहित, कौशलकांत मिश्रा महाराष्ट्र के लिए मुस्कुरा रहे हैं, झारखंड के लिए? अनुराग जी नहीं, मैं कांग्रेस की इस हालत के लिए मुस्कुरा रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी पूरी तरह से ये भी आंकड़े भी नहीं आए हैं, उन्होंने हार एक्सेप्ट करने का बहाना ढूंढ लिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं एक डिफरेंस देखने को, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, क्या आप लोगों ने पिछले 50 सालों में कितने प्रवक्ताओं को देखा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, जो आकर के तिलक लगा के, त्रिकुंड लगा करके टीवी पर बैठ रहे हैं? ये बदलाव है। इस बदलाव को लाने वाले मोदी जी हैं, जो भारत में भारत की संस्कृति को लाने वाले मोदी जी हैं। तो ये बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, मनोज जी जब ज्वाइन किया था तब बात कर रहे थे, याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे अपनी पार्टी के सिंबल की बात करने, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जाइए जनता डिसाइड करेगी कि पार्टी किसकी है। जनता ने डिसाइड कर दिया कि शिवसेना असली कौन है और एनसीपी असली कौन है। बिल्कुल सही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो चीज़, ये जो देखने को मिल रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो सरप्राइज हूँ, मुझे लगता है कि पैनल पे बैठा हर आदमी, क्या याद है आपको किसी कांग्रेस को प्रवक्ता को इस तरह त्रिकोण लगा के बैठते हुए देखने की? ये जो बदलाव है ना, ये देश को बदलेगा, ये देश के भविष्य के भारत का निर्माण करेगा और 2047 में जो विकसित भारत बनाने की एक तस्वीर मैं भी दिखा देता हूँ। जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की पहली तस्वीर सामने आई है। अब यहाँ पे सब हर चर्चा में है देवेंद्र फडणवीस का नाम, और इसी बीच इनकी पहली तस्वीर आई है। और ये शायद जो रुझान अभी बहुत पॉजिटिवली बीजेपी को बड़ा फिगर के साथ जोड़ता हुआ दिख रहा है, बड़े फिगर के साथ जोड़ता हुआ दिख रहा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस एक मुख्य चेहरे के तौर पर सामने हैं। और मैं अपने सहयोगी पंकज मिश्रा का भी रुख करूंगा मुंबई में, क्योंकि वहाँ की तस्वीर में जो है ना, ये फिलहाल आतिशबाजी, मिठाइयाँ बांटनी ये शुरू हो चुकी है। पंकज, ये जो बीजेपी कह रही थी उस कैलकुलेशन के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। क्या ग्राउंड रियलिटी के साथ बीजेपी ज़्यादा जुड़ी, या फिर ये कहें कि दूसरी तरफ जो गठबंधन था महाविकास अघाड़ी का, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर रही, या सिर्फ जिम्मेदार ईवीएम को अब जिस तरह से ठहराया जा रहा है कसूरवार ईवीएम ही है? देखिए, मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हूं और तमाम तरह की चीज़ें और तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर हो रही है। अभी कुछ देर पहले मैं किसी से चर्चा कर रहा था कि उनके जो घर में जो काम करने जो महिला आती है, उनसे जब उन्होंने पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो महिला ने कहा कि मैं उसको वोट दूंगा जिसकी वजह से मेरे घर में 1500 रुपये अब हर महीने आने लगे हैं। तो फिर सामने से किसी ने कहा कि ये तो 1500 आ रहे हैं, अगर महाविकास आघाड़ी आती है तो 3000 आएंगे। तो महिला ने जवाब दिया कि ये उन्होंने तब क्यों नहीं किया जब उनकी सरकार थी, अब क्यों कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखा था कि हमें किसको वोट देना है, किसके साथ होना है। तो ये जो लाइन है, ये जो
लोगों की सोच है वो बीजेपी के पक्ष में गई है। और यहाँ पर किस तरह का माहौल है ये आपको मैं दिखाता हूँ। जो जश्न यहाँ पर चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हर तरफ यहाँ पर जो है वो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और पार्टी मुख्यालय के अंदर किस तरह की तैयारी चल रही है ये मैं आपको ले चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं। विनोद तावड़े चुनाव के ठीक पहले किस तरह से विनोद तावड़े को लेकर इल्जाम लगे, पैसे बांटने के आरोप लगे और किस तरह का माहौल बनाया गया था वो भी हमने देखा था। विनोद तावड़े कुछ देर पहले पहुंचे हुए हैं और ये देखिए पूरे बीजेपी ऑफिस को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, हार फूल से सजाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ देर बाद जो है देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचेंगे, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है और इस जीत का जश्न जो है वो अब यहाँ पर मनाना शुरू हो चुका है। तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। कहीं जलेबियां बट रही है तो कहीं लड्डू बट रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यालय में किस तरह से जो है वो मुख्यालय को सजाया जा रहा है। हर तरफ जो है वो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। सामने स्क्रीन पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के नतीजे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का यकीन था, खासतौर पर जो लाड़की बहन योजना का जो रिजल्ट रहा, लाड़की बहन योजना ने जिस तरह से एमपी में रिजल्ट दिया, जिस तरह से हरियाणा में इसका नतीजा रहा, वही वहां पर एक सफल प्रयोग के तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल पंकज, आएंगे आपके पास। एनके सर, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो अब तक वोट प्रतिशत के आंकड़े